वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द लीगल एल्केमिस्ट। हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होने वाला है आपका मार्च में, 3 मार्च को अभी तक प्लान है। अगर पोस्टपोन नहीं होता, और पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोकल लॉज को लेकर। और आज हरियाणा के लोकल लॉ में जो हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंच पाए। देखिए, अभी हम सभी एक्ट्स का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे हरियाणा जुडिशरी के प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो टॉपिक है वो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इक्वेशन एक्ट है। ये हम 2 पार्ट में करेंगे। आज क्लास 1 रहेगी और इसके बाद एक क्लास 2, यानी कि 2 क्लासेस के अंदर 2 वीडियोस में हम इसको खत्म करने वाले हैं। विदाउट डिले मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये है हमारा हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। जो हमारा हरियाणा है ये पंजाब से अलग होकर बना था और 1 नवंबर 1966 ये फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा था। इससे पहले इसको ईस्ट पंजाब के नाम से जाना जाता था और भाई ईस्ट पंजाब की ही एक्ट्स यहाँ पे लागू होते थे। फिर जब हरियाणा अलग हुआ तो बट ऑब्वियस जरूरत पड़ी वही कि हरियाणा के लिए अलग से एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जाए। सो तो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एविक्शन एक्ट बना। अब कुछ जो बातें मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन करते चलिएगा। एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 11 ऑफ 1973। पहली चीज देखिए, जो पॉइंट्स आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, वी विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स। सो द एक्ट नंबर इज 11 ऑफ 1973। फिर आती है डेट्स। 2 इंपॉर्टेंट डेट होनी चाहिए जिस दिन इसको गवर्नर ऑफ हरियाणा, क्योंकि स्टेट का रूल है ये, भाई कहाँ किसका कानून है? सेंटर का नहीं है, स्टेट लिस्ट का है। तो यहाँ पे स्टेट ने क्या किया भाई, जो गवर्नर ने असेंट किया 25 अप्रैल 1973। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सेम डेट किसी और एक्ट में भी आती है, उस डेट को, उस एक्ट को आप कमेंट में बताएं कि सेम डेट किसके लिए है। सो द एक्ट इज इनेक्टेड, इट गेट द असेंट ऑफ गवर्नर ऑन 25 अप्रैल 1973। फिर ये लागू किस दिन से हुआ? तो भैया इसको ऑफिशियल गैजेट में 27 अप्रैल 1973 को पब्लिश किया गया, यानी कि इसके इन्फोर्समेंट की डेट 27 अप्रैल 1973 है। तो ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट डेट हो गई। ये आपका एक्ट नंबर हो गया। तो 3 तो एमसीक्यू आपके यहीं से हो गए। टोटल अगर मैं बात करूं इसमें तो आपके 24 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन हैं? 24 सेक्शन टोटल। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने है। फिर जब भी कोई एक्ट बनता है तो इट अमेंडेड टाइम टू टाइम। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 6A, 13A और 20A 3 सेक्शंस यहाँ पे हैं। जो आपका 6A है ये 1978 में इंसर्ट किया गया, 13A 1986 में इंसर्ट किया गया और 1974 के अंदर 20A किया गया था। अगर मैं अमेंडमेंट की बात कर लूं तो आप अमेंडमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से कि कब कब अमेंड हुआ है। इसमें पहली अमेंडमेंट 1974 में, यही लिख लेते हैं अमेंडमेंट्स 1974, 1976, 1978, 1986, 1988 एंड 1990। 1990 ये इसकी मेजर अमेंडमेंट्स है। 74 में 20A, सेक्शन 20A को इंसर्ट किया गया था। 78 में वो हम बात करेंगे कौन से सेक्शन में क्या दिया गया, अभी वहां मत जाइए। अभी एक बार स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें समझ लीजिए। 13A ए को यहाँ पे आर्म फोर्सेस से हम लिंक करेंगे, हम आगे जाके लिंक करेंगे। अब विदाउट डिले हम आगे चलते हैं 24 सेक्शंस में। भाई सबसे पहली चीज क्या आती है? व्हाट इज सेक्शन 1? आपका सेक्शन 1 क्या कहता है? किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 आपको बताता है शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट। सबसे पहले 1 का 1 बताएगा भाई इसका टाइटल क्या होगा। दिस एक्ट इज नोन एज हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973, जो इसका नाम है, नामकरण कर दिया हमने।
ठीक है भैया। अब दूसरा ये आएगा कि ये लागू कहाँ होता है, इट अप्लाइज टू, इट शैल एक्सटेंड टू ऑल अर्बन एरियाज। हम इसको एक काम करेंगे कि इसको दो वो करेंगे, कहाँ ये लागू होगा और कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है और कहाँ ये नॉट एप्लीकेबल है। दो आप तरह से इसको समझिए। एप्लीकेबल कहां पर है, ऑल अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्र में। तो भैया सीधी सी बात है, रूरल एरिया के अंदर लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि जो भी कंटोनमेंट एरिया होता है, जो आर्मी का एरिया होता है, तो कंटोनमेंट एरिया, कैंट एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी लागू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज भी होगी। अब तीसरा एक और यहाँ पे कहता है कि 1 of 3 में तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बिल्डिंग या तो इस पर्टिकुलर डेट को, किस दिन, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल जिस दिन से लागू हुआ 1973, या तो बिल्डिंग इस दिन बनी या इसके बाद बनी, इस डेट के बाद कोई भी बिल्डिंग को बनकर जब तक 10 साल नहीं हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन, या तो वो इस दिन बनी है तो 10 साल, इसके बाद कभी बनी है तो तब से 10 साल। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपकी 2000 में बनी, सन 2000 में, तो भैया 2010 तक उसके ऊपर हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों, कहां लिखा है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 1 आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट आपको सेक्शन 1 में? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बेरेक्ट पे चलते हैं, बेरेक्ट पे चल पड़ते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको बेरेक्ट से समझेंगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आपके पास भी बेरेक्ट होगा। एक्ट नंबर हमने बात कर ली, डेट हमने बात कर ली, 27 अप्रैल को आया था, ये हम सारी इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको अमेंडमेंट्स बता दी कब कब हुई थी, अमेंडमेंट भी है, देखिए यहाँ पे कब कब इसमें अमेंडमेंट हुई है, वो डेट्स मैंने आपको बता दी है। सेक्शन 1 पे थे, इसका नाम क्या रहेगा, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट, ये इसका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है। फिर सेक्शन 2 में हमने बताया कि ऑल अर्बन एरिया पे एप्लीकेबल होगा, कंटेनमेंट एरिया के ऊपर कुछ भी, नथिंग, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट कब हुआ है, 27 अप्रैल 1973, इसके बाद हुआ है तो भैया 10 साल के पीरियड तक इस पे कोई लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर। टोटल डेफिनेशन देखी जाए तो 2A से लेकर के 2I तक डेफिनेशन दे रखी है। अब सबसे पहले जब रेंट की हम बात करते हैं तो रेंट पे दो चीजें दी जाती हैं, या तो आप कोई बिल्डिंग देंगे या कोई खाली पड़ी लैंड देंगे, यही होगा, या तो आपकी जमीन किराए पे जाएगी या आपकी बिल्डिंग जाएगी। तो जो 2A है इसने आपको बिल्डिंग के बारे में बताया कि बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग का मतलब क्या होगा, तो बिल्डिंग में भी आप क्या करें कि अपने पेपर में दो चीजें बना ले, ऐसे क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है बिल्डिंग में और क्या इंक्लूड नहीं होता है, दो चीजों को हम समझेंगे। अब क्या क्या इंक्लूड होता है, कोई भी बिल्डिंग उसका पार्ट इंक्लूड में लिखिए, इंक्लूड में यहां पे आप लिखना शुरू कीजिए, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और क्या इंक्लूड, और आपका कोई भी लैंड, गोडाउन्स, लैंड मतलब आपकी बिल्डिंग के बाहर की अगर कोई लैंड है, आउट हाउस, गार्डन्स, लॉन, वेल, टैंक्स, वेल और टैंक्स, कुआं अगर कोई है, वहां पे कोई आपका टैंक है तो भी, ठीक है, अपार्टमेंट टू सच बिल्डिंग और द फर्नीचर लेट हेयर विद, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, द फर्नीचर लेट हेयर विद, जब आपने कोई घर किराए पे दिया तो आपने कहा कि भाई इसका किराया 5000 रुपए हम आपसे लेंगे, लेकिन साथ में हम आपको एक डबल बेड, एक सोफा और एक कुर्सी भी देंगे। सो द फर्नीचर विच इज लेट आउट विद दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस और द बिल्डिंग, घर के साथ में जो फर्नीचर आपने किराए पे दिया है, यानी कि इस 5000 में भी सर्विसेज के चार्ज भी तो है किराए के। मान लो इसके बाद आपने, उसने कहा कि आपको भाई मुझे सेंटर टेबल चाहिए, मुझे डाइनिंग टेबल भी चाहिए, आपने वो भी उसको लाकर दे दी, तो दोज आर दी एक्स्ट्रा एमिनिटीज, वो आपके बिल्डिंग में काउंट नहीं होंगी। बट जब पहली बार आप किराए पर देते हैं, जो किराया आपका तय होता है
उस वक्त जो फर्नीचर घर में है दैट आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनी फिटिंग अफिक्स्ड, आपके घर में कोई फिटिंग करा रखी है, आपने अलमीरा बनवा रखी है, ठीक है, आपने दीवार पे एक मंदिर बनवा रखा है, तो वो सारी की सारी चीजें भी कहां पे आ जाएंगी, इसी में आ जाएंगी। इसके अलावा कोई मशीनरी है, भाई आपने पानी की मोटर इंस्टॉल कर रखी है, आपने फैन इंस्टॉल कर रखा है और उस टाइम आपने रेंट उसी के हिसाब से फिक्स किया है, तो वो भी क्या आएंगी, बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगी। सो इन द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूड क्या क्या आपने इंक्लूड किया है, सबसे पहले तो पूरी बिल्डिंग, उसका कोई पार्ट, उसके कोई उसमें जो लैंड इंक्लूड होती है, गोडाउन्स, पांचवा आपका आउट हाउस, छठा आपका गार्डन, सातवां लॉन्स, आठवां वेल और टैंक्स, ठीक है, और नौवां फर्नीचर और 10वां भैया कोई फिटिंग्स और 11 आपकी मशीनरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके इंक्लूड वाले उसमें आ जाएंगी। अब भैया क्या इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड, कोई भी ऐसे रूम्स जो होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस, किसी भी होटल के कमरे, हॉस्टल के कमरे या बोर्डिंग हाउस के कमरे इसमें इंक्लूड नहीं होते। आप किसी AVZ होटल में गए और आपने कहा कि 1 महीने का किराया पकड़ो, वो पूरे महीने रहूंगा यहाँ पे आपके रूम में, तो भी वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आता एज पर दिस एक्ट, अंडरस्टूड। तो 3 एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन एक्सेप्शन पे विशेष ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी में आता है कंट्रोलर। भैया बिल्डिंग को है तो उसके लिए कंट्रोलर चाहिए। कंट्रोलर कोई ऐसा व्यक्ति है हु इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किस चीज के लिए, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट, ये कंट्रोलर ही हर मामले का यहां पे बीच में जज होता है, इस तरह से इसको याद रखो। अब सी में आता है लैंडलॉर्ड, बिल्डिंग आ गई, कंट्रोलर आ गया, अब आता है लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड किसको कहेंगे, देखिए जनरल भाषा में हम क्या कहते हैं कि इस घर का जो मालिक है वो भैया लैंडलॉर्ड है, लेकिन यहां पर जो आपके लिए क्वेश्चन बनता है आल्सो लैंडलॉर्ड, वो तो है जिसका घर है, उसके अलावा कौन लैंडलॉर्ड है, जिसका घर है वो तो है ही, तो उस चीज को समझना यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन फॉर टाइम बीइंग इंटाइटल टू रिसीव रेंट, सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे लिखनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रेंट लेने के लिए इंटाइटल है किसी भी बिल्डिंग में या रेंटेड लैंड में, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी किसी दूसरे के बिहाफ पर भी अगर वो रेंट ले रहा है तो वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। फिर से वही बनाएंगे हम एक, लैंडलॉर्ड इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। अब इंक्लूड कौन कौन करते हैं, जो रेंट ले रहा है वो, एनी अदर पर्सन, ठीक है, ट्रस्टी। अब यहां देखिएगा एक्सेप्शनल केसेस क्या है आपके, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे भी रेंट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मैंने एक घर किसी को किराए पे दिया, मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये घर मिस्टर बी को किराए पे दे दिया, ही सबलेट माई प्रॉपर्टी। तो क्या मिस्टर ए जो है ये लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि बी किसको, ए मुझे किराया देता है, बट बी किसको किराया देता है, बी ए को किराया देता है। सो इट्स वेरी सिंपल कि अगर एंड इंक्लूड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान से लिखना, इट इंक्लूड टेनेंट, यानी किराएदार भी लैंडलॉर्ड की उसमें आता है, जिसने सबलेट किया हो किसी बिल्डिंग को या रेंटेड लैंड को, ठीक है भैया, इस एक्ट के हिसाब से किया हो। एक्ट के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे कि विद द रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये ग्राउंड होना चाहिए। एंड एवरी पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिलीवरिंग टाइटल अंडर द लैंडलॉर्ड, या फिर किसी को टाइटल दिया गया है लैंडलॉर्ड का, तो कौन लैंडलॉर्ड रहेगा, इसका एक टेबल बना ले जिससे आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, एमसीक्यू आपका इसी से बनेगा। अब आते हैं डी में, डी ऑलवेज यू हैव टू रीड द डी विद जी। देखिए क्या ऐसे डी बनता है, अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो भाई मुझे पहले ऊपर जाना फिर मैं नीचे आ गया। सो डी में है आपका नॉन रेजिडेंशियल और जी में है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कुछ ग्राउंड है,
अगर वो मेनली बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है, तो भैया वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। पार्टली फॉर पर्पज फॉर बिजनेस एंड और ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस। अब मान लिया जाए कि हम कोई एक ऐसी बिल्डिंग है, अब मान लेते हैं कि एक ये बिल्डिंग है, इसका एक पोर्शन पार्ट 1 ये तो होता है प्रॉपर बिजनेस और ट्रेड के लिए, और पार्ट 2 इसका जो है ये यूज हो रहा है रेजिडेंस के लिए। एक ही व्यक्ति अगर इसको इस्तेमाल कर रहा है तो ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएगा। बट इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने पार्ट 1 दे दिया मिस्टर ए को और पार्ट बी दे दिया मैंने मिस्टर बी को रेंट पे, ए यहां बिजनेस करता है सेम बिल्डिंग में और बी यहां पे रिजाइड करता है, भैया तो ए के लिए ये नॉन रेजिडेंशियल और बी के लिए रेजिडेंशियल होगी। ये प्रोवाइजो है। क्लियर, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब एक एक्सप्लेनेशन और यहां दे देगी कि अगर किसी बिल्डिंग, आपने देखा होगा कुछ दुकान है, दुकान के एक छोटे से एरिया में ही दुकानदार घर नहीं जाता, वहीं सो जाता है, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन है जो वो यूज करता है रेजिडेंस के लिए, अपना उसी दुकान में रहता है, ठीक है, तो भी वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही मानी जाएगी। ये क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो जो एक्ट के साथ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। और सबसे यही पे एक चीज क्वेश्चन याद कर लेना आपको कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है। प्रेस्क्राइब्ड के साथ रीड सेक्शन 23, यही खत्म हो जाएगा। हु इज हैविंग द रूल मेकिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो जो हरियाणा इसके लिए रेंट एंड इविक्शन रूल है 1973 के, ये उनकी बात करता है। फिर आते हैं रेंटेड लैंड पे। पहले हमने 2A में पढ़ा था बिल्डिंग के बारे में, अब हम 2F में पढ़ेंगे। F देखो, F स्टैंड्स फॉर फार्मर। फार्मर क्या करता है, लैंड पे खेती करता है, तो इसीलिए वहां पे रेंटेड लैंड बताया गया है। कोई भी ऐसी लैंड जो सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड। अब खाली लैंड पे आदमी रह तो नहीं सकता ना, तो रेजिडेंस की तो बात ही नहीं है। अगर उस लैंड को किसी भी आपके ट्रेड और बिजनेस के लिए आपने प्रिंसिपली उसके लिए दिया है तो उसे हम रेंटेड लैंड कहेंगे, क्योंकि खाली लैंड रेजिडेंस के लिए तो दे ही नहीं सकते है ना। अब हमने डी को पढ़ा था, डी के साथ मैंने आपको कहा था जी को पढ़ना है, और इसने बहुत सिंपल सी बात करी, जो डी नहीं है वो जी है। यानी कि जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, जहां पे हमने अभी तक कंडीशंस पढ़ी थी 3 अपनी, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है डेफिनेशन आपकी टेनेंट की। आपने देखिए 2 के सी में पढ़ा लैंडलॉर्ड को, और 2 के एच में पढ़ा आएगा आपका टेनेंट। आपको 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में बात करता है, कमेंट कीजिए। 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेफिनेशन की बात करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की ही डेफिनेशन देता है। द एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। और जब कोई टेनेंट आपके यहां रहेगा तो क्या होगा, एक एग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी आपके घर में रहेगा। तो भैया यहां पर भी 2H में टेनेंट की डेफिनेशन दी गई है। टेनेंट में कौन कौन आएगा, फिर से वही चीज है, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड वाली। कोई भी ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेएबल, जो रेंट पे कर रहा है किसी भी बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का। बिल्डिंग कहां डिफाइन है आपकी 2A में, रेंटेड लैंड कहां डिफाइन है 2F में, ठीक है। अभी अभी ऊपर पढ़ा ना आपने, इसी तरह से इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। एंड इंक्लूड्स, भाई जो रेंट दे रहा वो तो है ही टेनेंट, किराएदार तो है वो, उसके अलावा कौन कौन इंक्लूड इसमें होते हैं। कोई टेनेंट जो पोजेशन कंटिन्यू करता है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, यानी कि मैंने मिस्टर ए के साथ एक कहा कि आप 11 महीने तक मेरे घर में रह सकते हो, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, लेकिन 11 महीने के बाद भी मिस्टर ए मेरे घर में रह रहा है किराएदार के तौर पे और किराया भी दे रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ 11 महीने तक ही वो टेनेंट था। अगर वो उसके बाद भी पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, तो ही विल बी ट्रीटेड एज टेनेंट, किराएदार ही माना जाएगा। क्लियर। अब दूसरा इवेंट क्या हो सकता है,
कि मान लो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, जो किराएदार था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो भी हेयर है, ठीक है, इसके साथ एक स्केड्यूल दे रखा है। हम स्केड्यूल पे चल पड़ते हैं एक बार, जिससे कि आपको इजी रहेगा। ये देखिए, इस स्केड्यूल की हम बात कर रहे हैं। स्केड्यूल हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? 2 के साथ, टेनेंट के साथ। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका सन, डॉटर, विडो, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन ऑफ प्रीडिजीज सन, अनमैरिड डॉटर, प्रीडिजीज सन, तो ये सारे के सारे जो रिलेशन है, जैसे आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखते हैं ना, क्लास 1 क्लास 2 है ना, दे रखा ना पीछे, वैसे ही स्केड्यूल की बात कर रहा है। तो सेक्शन 2H के बारे में कहां दे रखा है आपको? स्केड्यूल 1 के अंदर। चलिए बैक टू टॉपिक। तो ये स्केड्यूल हमारा क्या बताता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये लोग भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे, या फिर जो आम तौर पर उसके साथ रहते हैं। लेकिन मान लीजिए अब मिस्टर ए के साथ में इसके माता पिता कभी कभी गांव से मिलने आते हैं, 1 साल में, 2 साल में, ठीक है, तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। जो ऑर्डरली रिजाइड करते हैं वो आएंगे, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करता है, ये इसके आगे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इंक्लूड वाले कॉलम में लिखेंगे यहां तक का, और आगे लिखेंगे डज नॉट इंक्लूड। तो किस किस को इंक्लूड नहीं करता है? अ पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट। अब टेनेंट ने किसी को अपने घर में रख लिया विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। मैंने आपको बताया था, अगर उसको घर किसी को किराए पे सबलेट करना है, किराएदार भी फिर से किराए पे देना चाहता, तो उसके पास रिटन कंसेंट होनी चाहिए। और विदाउट रिटन कंसेंट अगर कोई रह रहा है तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। या कोई ऐसा व्यक्ति टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फी इन पब्लिक मार्केट, कार्ट स्टैंड, स्लॉटर हाउस और ऑफ रेंट ऑफ शॉप हैज बीन फ्रेम्ड आउट और लीज्ड बाय अ म्युनिसिपल टाउन और नोटिफाइड। अब म्युनिसिपैलिटी ने ही कहीं पे किसी नोटिफिकेशन में ऐसी चीजें दी हैं, आपने देखा होगा, कोई रेडी वाला है, कार्ट वाला है, या फिर कोई शॉप वाला है, उनका रेंट फिक्स कर दिया म्युनिसिपैलिटी ने, वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे एज पर दिस एक्ट। तो क्लियर हुआ आपको? आई होप टेनेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसको जब आप इंक्लूड और नॉट इंक्लूड में लिखेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी से बनेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र। अब अर्बन एरिया में भी 3 चीजें आती हैं। अर्बन एरिया अपने अंदर किस किस को इंक्लूड करता है? देखिए, एक तो कोई भी ऐसा एरिया जिसको म्युनिसिपल कमेटी जहां पे है, ठीक है, अगर कहीं पर भी म्युनिसिपल कमेटी है तो वो आपका शहर हो गया, अर्बन एरिया हो गया। जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका किस में आता है? अर्बन एरिया में आता है ना। या फिर कोई भी एरिया विच इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया कि ये अर्बन एरिया है, तो वो भी आपका किस में आएगा? अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आएगा। सो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2A में बिल्डिंग को बताया गया है, 2B कंट्रोलर, 2C लैंडलॉर्ड, 2D आपका नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और 2G रेजिडेंशियल है, D और G। 2E प्रेस्क्राइब्ड है और 2F फार्मर लैंड, फार्मर से लैंड, F रेंटेड लैंड, G हम बात कर चुके रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और H आपका टेनेंट और I आपका आता है अर्बन एरिया। इंपॉर्टेंट है आपकी A, C और आपकी H और I, ये आपकी 4 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने टेनेंट और इसके बारे में देखिए कहां पढ़ा था, ये मुझे कमेंट करके बताएं कि एविडेंस एक्ट के अंदर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बारे में कौन से सेक्शन और कौन से चैप्टर में बताया गया है। कमेंट करें इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक एक्ट को पढ़ते पढ़ते मल्टीपल अप्रोच के साथ मल्टीपल चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। डेफिनेशन में किसी को कोई इश्यू अगर है तो बताइए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि जो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है ये कहां कहां लागू नहीं होता,
कंटोनमेंट एरिया पे लागू नहीं होता, रूरल एरिया में लागू नहीं होता। आपकी कोई बिल्डिंग जो 27 अप्रैल 1973 के बाद बनी है या उस दिन बनी है, तो उसके 10 साल तक जब तक बिल्डिंग नहीं होगी तब तक नहीं लागू होगा। अब एक एग्जेम्पशन का इसी में एक चौथा पॉइंट ऐड कर लीजिए, नॉट एप्लीकेबिलिटी वाले में, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई प्रोविजन या सारे प्रोविजन वो कह सकती है कि सेल नॉट अप्लाई टू पर्टिकुलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, कि भैया ये मॉल है, सो एंड सो आदमी का है, इस पे नहीं लगेगा रेंटेड एक्ट, कंट्रोल रेंट एक्ट नहीं लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया। तो अभी आपके लिए कहां कहां हो गया, देखिए आपका कंटोनमेंट एरिया पे नहीं लगेगा, ठीक है, वहां कंटोनमेंट एक्ट अलग से होता है। कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको जो इसके बाद बनी है या उस दिन बनी है तो 10 साल तक उस पे नहीं लागू होगा। रूरल एरिया में लागू नहीं होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो भैया किसी बिल्डिंग को एग्जेम्पशन दे सकती है, वहां भी लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 1 से लेके 3 तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम सेक्शन 4 से बात करेंगे, क्योंकि यहां तक बहुत बेसिक चीजें हैं, एक बार आप अपना माहौल बना लें, फिर 4 से लेकर के हम आगे तक क्लियर करेंगे। उम्मीद है मुझे यहां तक आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप legalalchemist6@gmail.com मेल कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी डाउट सजेशंस मोस्ट वेलकम। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आपके इस लाइक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के प्रोविजंस के साथ, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।